स्टेज का एक्सपीरियंस तो बहुत ही डेंजरस था। मीन्स मैंने जब फर्स्ट पेजेंट किया तब हम 20 कंटेस्टेंट थे और 20 कंटेस्टेंट में 19 कंटेस्टेंट स्टेज पे जाके सब बोल रहे थे। मीन्स अपना इंट्रो वगैरह सब दे रहे थे। आई एम द ओनली वन पर्सन जो मैं जाके चुप खड़ी थी। अच्छा। मैंने माइक हाथ में लिया और मैं सबको देख के इतनी ये मुझे स्टेज फियर इतना था, मैं कुछ भी बोल नहीं पाई। तो मुझे वो बहुत एकदम गिल्टी फील हुआ कि जब 19 लेडीज बोल सकती है तो मैं क्यों नहीं। तो फिर मेरे हस्बैंड ने वो जितने वीडियोस वगैरह निकाले थे मैंने कोई भी सोशल मीडिया पे अपलोड नहीं किया और मैंने बहुत उस पर वर्कआउट किया फिर कि क्यों ऐसे, जब वो बोल सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। तो फिर उसके बाद मैंने 2-3 पेजेंट ऐसे किए और फिर मैं यूट्यूब पे सर्च करती गई कि क्या होता है, ये इंट्रो कैसे दिया जाता है या वॉक कैसे किया जाता है। फिर उस पर बहुत मेहनत करने के बाद फाइनली क्वीन ऑफ मुंबई का यस। दोस्तों नमस्कार, मैं सचिन, आप सभी का स्वागत है मेरा ये शो बैठक विद सचिन में। हर हफ्ते की तरह इस बार फिर हम आपके सामने एक नए मेहमान के साथ आए हैं। आज की मेहमान एक छोटे से स्मॉल टाउन विलेज से एक लड़की आती है और मुंबई में आके अपना राज करती है। आज हम मिलने वाले हैं मिस मुंबई सोनम ठाकुर से। सोनम ठाकुर जी एक छोटे से गांव से आके मुंबई जैसे शहर में अपना लाइफ सेटल करना और उसके बाद एक बड़ी एंटरप्रेन्योर बनना और उसके बाद काफ़ी सारे लोगों को इंस्पायर करना, तो ये सारी जर्नी हम आज देखेंगे कि ये जर्नी कैसे शुरू होती है और किस तरह से आगे बढ़ती है। तो चलिए आज मिलते हैं हम आज के गेस्ट सोनम ठाकुर जी से। सोनम जी बहुत बहुत स्वागत है आज की बैठक में। थैंक यू। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप एक छोटे से गांव से आपका मुंबई क्वीन तक का सफ़र कैसा रहा? सो बेसिकली मैं पुणे से हूँ। पुणे में प्रॉपर नहीं, पुणे के एक छोटा सा गांव है वहाँ से हूँ और मेरा बचपन वहीं का है और आफ्टर मैरिज मैं मुंबई में शिफ्ट हो गई। सो मुंबई में आने के बाद फिर ऐसा था ना कि कुछ तो करना है, लेकिन मैं अभी विलेज एरिया से हूँ तो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती थी। तो 2019 में मुझे एक छोटा सा संक्रांत का प्रोग्राम रहता है ना, वहाँ का एक इनविटेशन आया। सो मैंने वो अटेंड किया। तो वहाँ पे जाने के बाद एक होता है ना रैंप वॉक वगैरह सब, वो सब वहाँ पे था। तो मैंने फर्स्ट टाइम वहाँ पे किया और उसके बाद फिर एक मन में ऐसे जागा कि ऐसे लगा कि ऐसा कुछ तो करना चाहिए लाइफ में। सो फिर मैंने एक के बाद एक ऐसे पेजेंट स्टार्ट किए और फिर क्वीन ऑफ मुंबई के मैं फाइनली विनर बन गई। क्या बात है। तो जब आप ये क्वीन ऑफ मुंबई का ताज आप जीता तो वो दिन कैसा था, मतलब वो मोमेंट कैसा था आपके लाइफ में? वो मोमेंट तो बहुत यादगार था, मैं अभी भी नहीं भूल सकती। क्वीन ऑफ मुंबई मीन्स वो एक नाम ही बोलते ना, एक अपने आप में एक अलग पहचान दिलाती है एक्चुअली। सो उसके बाद तो मेरी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई। जैसे जो रिस्पेक्ट मिलती है ना लोगों से कि क्वीन ऑफ मुंबई है, आप विनर बन गई, उसके बाद पूरी लाइफ चेंज हो गई थी। लोग मुझे पहचानने लगे, जानने लगे। फिर मुझे बहुत सारे इनविटेशन आने लगे, जैसे जजिंग के लिए या कोई भी प्रोग्राम होता था वहाँ पे आप आओ, हमारे घर पे आओ, ऐसे बहुत सारे इनविटेशन मिलते थे। मेरी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई। क्या बात है। तो लेकिन ये तो आपने उससे पहले भी काफ़ी सारे किया होगा, उसके बाद आप ये कॉन्टेस्ट जीते होंगे, तो आपका पहला स्टेज का एक्सपीरियंस कैसा था? पहला स्टेज का एक्सपीरियंस तो बहुत ही डेंजरस था। मीन्स मैंने जब फर्स्ट पेजेंट किया तब हम 20 कंटेस्टेंट थे और 20 कंटेस्टेंट में 19 कंटेस्टेंट स्टेज पे जाके सब बोल रहे थे। मीन्स अपना इंट्रो वगैरह सब दे रहे थे। आई एम द ओनली वन पर्सन जो मैं जाके चुप खड़ी थी। अच्छा। मैंने माइक हाथ में लिया और मैं सबको देख के इतनी ये मुझे स्टेज फियर इतना था, मैं कुछ भी बोल नहीं पाई। तो मुझे वो बहुत एकदम गिल्टी फील हुआ कि जब 19 लेडीज बोल सकती है तो मैं क्यों नहीं। तो फिर मेरे हस्बैंड ने वो जितने वीडियोस वगैरह निकाले थे मैंने कोई भी सोशल मीडिया पे अपलोड नहीं किया और मैंने बहुत उस पर वर्कआउट किया फिर कि क्यों ऐसे, जब वो बोल सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। तो फिर उसके बाद मैंने 2-3 पेजेंट ऐसे किए और फिर मैं यूट्यूब पे सर्च करती गई कि क्या होता है, ये इंट्रो कैसे दिया जाता है या वॉक कैसे किया जाता है। फिर इस पर बहुत मेहनत करने के बाद फाइनली क्वीन ऑफ मुंबई का यस। क्या बात है। अभी काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि हम भी मॉडलिंग में आए और पेजेंट वगैरह करें, लेकिन तो आप उनको क्या सजेशन या फिर क्या गाइडेंस दोगे? मेरा सजेशन तो सिर्फ यही है कि एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए और एक मेहनत तो हमें करनी है। विदाउट मेहनत हम कुछ भी नहीं कर सकते। और एक सपना होना चाहिए, जैसे बोलते हैं ना सपने बड़े देखने चाहिए। राइट। हाँ, और वो अगर हम सपने देखते, अगर हम दिल से चाहते कि हमें कुछ तो करना चाहिए तो डेफिनेटली हम कर सकते। पेजेंट्स को लेके, मतलब पेजेंट्स कॉन्टेस्ट को लेके अक्सर ये कहा जाता है कि ये जजेस कभी कभी बायस होते हैं या फिर कनेक्शन लगता है,
तो आपका क्या एक्सपीरियंस है इसमें मतलब? एक्चुअली ऐसे कुछ भी नहीं होता है, लेकिन जब हम जजेस के चेयर पे बैठते हैं तो बहुत सारे जो कंटेस्टेंट रहते हैं ना, तो ऐसे आजू बाजू घूमते रहते हैं ना, जैसे मैम आप बहुत अच्छे लग रहे हो मैम, कि उनकी भी मेंटालिटी, उनकी भी थिंकिंग वही है कि अगर मैं जाके इनसे बातें करती हूँ तो शायद ये हमें एक्स्ट्रा मार्क्स दे दे या हमें विनर बना दे। लेकिन वैसे कुछ भी नहीं रहता है। जो ऑर्गेनाइजर रहते हैं उनका 0% इन्वॉल्वमेंट रहता है। वो हमें लिस्ट दे देते हैं जो जो कंटेस्टेंट है उनकी, और बाकी जो डिसीजन वो हमारा ही रहता है। तो ये बायस वगैरह कुछ होता नहीं? कुछ भी नहीं रहता है। 100% फेयर डिसीजन ही होता है? यस 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 यस। जैसे हम जजेस के यहाँ पे गए तो मैं अकेली नहीं रहती, मेरे साथ और 2-3 लोग रहते ही है। तो फिर हम तीनों जन जब अगर 3 जजेस है तो आफ्टर इवेंट हम टैली करते हैं हमारे मार्क्स कि कितना किसका हुआ है, तो फिर वो हिसाब से हम विनर डिसाइड करते हैं। ओके। तो बाइस्ड वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा। अभी समझो कोई छोटे शहर से कोई आ रही है और उसको ऐसा लगता है कि मुझे मॉडलिंग स्टार्ट करना है, तो उसको स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से करना चाहिए? कैसे वो इस इंडस्ट्री में आ सकती है? स्टार्टिंग पॉइंट देखो, पहले तो अभी यूट्यूब पे तो आपको हर एक चीज़ मिल जाती है। तो यूट्यूब से अगर आप सीखते हैं कि नॉर्मली वॉक कैसे किया जाता है या कैसे इंट्रो दिया जाता है, बेसिक सी चीज़ें हैं। और वैसे भी अगर आप कोई भी पेजेंट में पार्टिसिपेट करते हो तो वहाँ पे आपको ट्रेन किया ही जाता है। ओके। हाँ, बस ये है कि अपना कॉन्फिडेंट अच्छा रहना चाहिए। अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो फिर आप बहुत आगे जा सकते हो। तो आपको लगता है अभी भी कि छोटे शहर से लड़कियां आती है, या फिर चांसेस होता है उनका भी? यस यस, डेफिनेटली चांसेस होते हैं। आते हैं, बहुत सारे लड़के ऐसे आते हैं जिनको ब्यूटी पेजेंट में पार्टिसिपेट करना है। लेकिन जब वो आती है तो बहुत डरी हुई रहती है। अरे बोलते हैं ना, एक मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ या मैं गांव से आई हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वो मुंबई में एक बार आते हैं, कोई भी पेजेंट है, अभी पेजेंट तो देखो आप ऑनलाइन बहुत सारे सोशल मीडिया पे दिखाते रहते हैं, राइट। एड्स रहते हैं, लेकिन सभी रियल रहते हैं ऐसे कुछ नहीं, बहुत सारे फेक भी रहते। सो हमें जो पहचान वाले हैं उनके थ्रू से आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई भी ऐड देख लिया और आपने वहाँ पे कांटेक्ट किया। तो बहुत सारे ऐसे फेक पेजेंट्स भी है जहाँ पे हम पैसे भी पे कर देते हैं और वो रिफंडेबल भी नहीं होते। तो आप ये बोल रहे हो कि काफी सारे फ्रॉड भी होते हैं इसमें? यस यस यस। तो मतलब जो आ रहे हैं, मतलब ये उम्मीद से आ रहे हैं कि हमारा इसमें ग्रोथ होगा या फिर हम इसमें करियर बनाना चाहते हैं, तो उनको संभाल के ये यस सब का ध्यान रखते हुए उनको इंडस्ट्री में आना जी, चाहिए, या फिर? उनको मेरा एक ही सजेशन है कि अगर आप आते हैं पेजेंट में गांव से, तो आप किसी के पहचान वाले के थ्रू ही आए, डायरेक्टली मत आए। कि अगर डायरेक्टली अगर पार्टिसिपेट करना हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कोई रेफरेंस लेके आना अच्छा यस होता है? यस यस, क्योंकि मैंने बहुत सारे लड़कियों को देखा है ऐसे, जो मुझे हमेशा बोलते मैडम हमने यहाँ पे पैसे भरे और किसी ने दिया ही नहीं, अभी वो फोन भी नहीं उठा रहा है, मोबाइल भी स्विच ऑफ है। तो तभी मैंने मुझे एक आइडिया है कि ऐसे भी होता है, मुझे भी नहीं पता था। क्योंकि ओके। मैंने जितने पेजेंट किए वो सब पहचान के किसी के रेफरेंस से ही किए थे। सो मैंने ऐसे कई सोशल मीडिया पे देख के, कभी ऐसे डायरेक्टली एडवर्टाइजमेंट देख के, कभी कहाँ पे पैसे नहीं पे किए। ओके। सही है। ये तो हुआ पेजेंट वाला पार्ट। आप बिजनेस एक एंटरप्रेन्योर भी हो, तो आप आपके बिजनेस के बारे में कुछ बताओ हमको, मतलब क्या बिजनेस करते हो और कैसे करते हो? मेरा ऑफलाइन बिजनेस था ओके। 2010 में। तो मैंने वो 4 इयर्स किया। एक मेरी फ्रेंड है जो कांदिवली में रहती है, वो फैशन डिज़ाइनर, तो उसके साथ मैं करती थी। तो उसके बाद फिर मुझे बेबी हो गए, तो ऐसा लगा कि बच्चों को थोड़ा टाइम देना चाहिए, तो फिर मैंने वो काम बंद कर दिया। लेकिन कोविड में ऑफलाइन करना तो पॉसिबल नहीं था, तो कोविड में सब चीज़ ऑनलाइन ही चल रही थी। तो फिर हम दोनों ने ऐसे डिसाइड किया कि पूरा दिन लोग मोबाइल ही देखते हैं, है ना, राइट। रील्स ये वो। तो फिर हमने ऐसे सोचा कि क्यों ना हम अपना अपना बिजनेस ऑनलाइन स्टार्ट करें। तो फिर मैंने ऑनलाइन ड्रेसेस का स्टार्ट किया 2020 में। तो फिर धीरे धीरे मुझे बहुत सारी रिक्वायरमेंट आने लगी कि तभी तो कोई बाहर जाता ही नहीं था शॉपिंग के लिए राइट। वगैरह। तो फिर ऐसे कि आप ड्रेसेस रखते हो तो आप साड़ियाँ भी चालू कीजिए, या गिफ्टिंग आइटम्स, किड्स वेयर। तो फिर मैंने धीरे धीरे वो सब भी स्टार्ट किया। तो अभी मुझे 5 साल हो गए ऑनलाइन बिजनेस के लिए। तो बहुत अच्छा खासा चल रहा है। इवन मेरे कनाडा, दुबई, वहाँ भी कस्टमर है। वो लोग साल में जब एक बार आते हैं तो पूरे ईयर का साड़ी लेके जाते हैं? यस, बुकिंग कर लेते हैं पहले से ही। और फिर जब आते हैं तब वो अपना अपना जो है उनका ऑर्डर वो लेके जाते हैं। अच्छा। ये लेकिन जो साड़ी वाला जो आपका बिजनेस है, इसमें काफी कंपटीशन होगा, तो आप आपका यूनिकनेस क्या है, या फिर आप क्या यूनिक यूएसपी बोल सकते हैं हम लोग, कि आपके बिजनेस या फिर आपके साड़ी के ब्रांड का यूएसपी क्या है? तो मैंने मेरे ब्रांड को ना एक यूनिक बनाया है। वो ऐसे कि मैं मेरे ब्रांड का प्रमोशन मैं खुद ही करती हूँ।
अच्छा, आप ही ब्रांड एम्बेसडर हो। यस। जितनी भी साड़ियाँ मैं पहनती हूँ, जैसे मेरे कॉन्टैक्ट्स बहुत सारे हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, मैं जितनी भी साड़ियाँ पहन के फोटो शूट करती हूँ या कोई डांस का रील डालती हूँ, तो उसके बाद मुझे ना 8 to 9 ऑर्डर्स आते ही आते हैं। अच्छा। तो फिर इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं क्यों किसी को ब्रांड एम्बेसडर बनाऊं, मैं खुद ही अपनी साड़ियाँ प्रमोट करती हूँ। सही है। आपका क्या पैशन है, मतलब आपका लाइफ में क्या पैशन है जो आपको लगता है अच्छा लगता है करने के लिए ऐसे? पैशन तो वैसे ना डांस करना मुझे बहुत पसंद है, ओके। लेकिन मेरा पैशन हार्ड वर्क भी है। मुझे ऐसा लगता है ना कि मेहनत करना चाहिए, कि आप जब तक हार्ड वर्क नहीं करोगे तब तक आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। सो आई एम वेरी पैशनेट अबाउट हार्ड वर्क। ओके। जब मैं आपके बारे में स्टडी कर रहा था तो मुझे ये पता चला कि आप सोशल वर्क भी काफ़ी करते हो। तो यस। आपको ये सोशल वर्क का इंटरेस्ट कहाँ से आया, या फिर आप क्या बेसिकली सोशल वर्क करते हो? बताना, मतलब सोशल वर्क बताने वाला चीज़ नहीं होता है, यस। लेकिन फिर भी मतलब जानना चाहेंगे कि आप सोशल वर्क आपको कितना पसंद है और आप क्या करते हो? सो मैं दादर ईस्ट में रहती हूँ। ओके। तो मेरे घर से टाटा हॉस्पिटल ना एकदम 5 मिनट्स के डिस्टेंस पे। तो मैं जब वहाँ से जाती हूँ, मुझे एक इंसिडेंट याद आ रहा है कि मैं मेरे हस्बैंड और बच्चों के साथ वहाँ से जा रही थी। तो वहाँ पे पेशेंट तो रहते ही है, प्लस पेशेंट के साथ जो उनके रिलेटिव्स रहते हैं, उनको रहने के लिए वहाँ पे कोई भी जगह नहीं है। तो वो सब ऐसे रोड पे ना बैठे थे। तो मैंने देखा कुछ बच्चे वही रोड पे खाना खा रहे थे, तो कोई सोए थे, तो किसी को बोलते ना एक चादर भी नहीं था नीचे डालने के लिए। तो बहुत बुरा ऐसे फील हो रहा था। तो मेरी बच्ची देख के मुझे बोल रही थी कि मम्मी देख ना वो बच्ची कैसे खाना खा रही है या वो कैसी सोई है ना। तब मैंने उसको बताया कि देखो एटलीस्ट तुमको घर है, एक्चुअली। तुम घर पे बैठ के खाना खा रहे हो, लेकिन वो बच्चों का क्या है ना। तो फिर मुझे तभी एक माइंड में आया कि ऐसा कुछ तो करना चाहिए। मतलब हम ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते, बट उनके लिए एटलीस्ट रोज का खाना या कुछ भी जो हमसे हेल्प हो सके वो मैं करती हूँ। तो मेरा फ्रेंड सर्कल भी ऐसे है जो मुझे हर महीने हेल्प करता है, जैसे कैश में कुछ देना हो तो फिर वो हिसाब से मैं उनको जो देना चाहिए वो देती हूँ। और फिर बहुत सारे ऐसे ओल्ड एज होम है, फिर उसके बाद ना फिर मुझे आदत ही लग गई कि अच्छा। ऐसे कुछ तो करना ही चाहिए। तो ओल्ड एज होम है और बहुत सारे ऐसी जगह है जहाँ पे हम जाते हैं। तो फिर वहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करना भी बहुत अच्छा लगता है, वो बच्चे सब हंसते खेलते हैं ना। बरोबर। तो अच्छा लगता है कि हमें भगवान ने इतना तो दिया है कि हम एटलीस्ट नहीं ज़्यादा तो किसी की तो हेल्प कर सकते, राइट। ऐसा। बहुत अच्छा लगा, मतलब ऐसे काफ़ी कम है कि ऊपर वाले ने जब हमको दिया है तो हम भी किसी को मदद कर सकते हैं। लेकिन आपका पर्सनल लाइफ, आपका प्रोफेशनल लाइफ, आपका सोशल लाइफ और आपका ये सोशल वर्क वाला लाइफ, आप इतने सारे इसको कैसे आप ग्रेसफुली मैनेज कर पाते हो, मतलब? इसका ना सबसे बड़ा रीज़न है सपोर्ट, और वो है मेरे हस्बैंड। ओके। उनका सपोर्ट, विदाउट हिज सपोर्ट मैं कुछ भी नहीं कर पाती, है ना। हस्बैंड का सपोर्ट तो चाहिए, क्योंकि अभी मुझे एक बेटा एक बेटी है। सो उनको मैनेज करना, और फिर मेरे मेरे हस्बैंड पुलिस में हैं, तो वो ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते, लेकिन जब भी उनको टाइम मिलता है तो वो मुझे सपोर्ट करते हैं या मेरे साथ जाते हैं, कहीं पे भी हो बाहर। और हमेशा उनका सपोर्ट, और मेरे फैमिली का सपोर्ट, मेरे फ्रेंड सर्कल है, सब सपोर्टिव, सबका सपोर्ट है। जिसकी वजह से आप मैनेज कर यस पाते हो। यस। लेकिन जब आप इतने सारे चीज़ एक साथ करते हैं तो आपको स्ट्रेस भी आता होगा या फिर बर्नआउट होता होगा, तो सोनम ठाकुर कैसे उस स्ट्रेस से रिलीफ लेने के लिए क्या करती नहीं, है? मैं स्ट्रेस कभी लेती नहीं हूँ। मैं एकदम हैप्पी टू गो पर्सन हूँ, मैं हमेशा हंसी खुशी रहती हूँ, मुझे स्ट्रेस लेना पसंद ही नहीं। और मैंने ना मेरा टाइम शेड्यूल ऐसा बनाया ना, जैसे मैं मॉर्निंग 4:30 उठती हूँ, उसके बाद मेरा 1.5 से 2 घंटा पूजा पाठ में चला जाता है, और उसके बाद से जो डेली रूटीन चालू होता है तो रात को 10 बजे तक मैंने पूरा शेड्यूल बना के रखा है। ओके। सो पूरा दिन मेरा सब मैनेजमेंट मेरा रेडी रहता है, तो टाइम ही मिलता नहीं स्ट्रेस लेने। ये फंडा सही है, स्ट्रेस हाँ, के लिए स्ट्रेस टाइम के नहीं है लिए तो स्ट्रेस टाइम ही कहाँ से नहीं है। ले? हाँ, पूरा दिन थक जाती हूँ, फिर उसमें मेरे डांस क्लास है और मेरी राइट। बेटी के डांस क्लास है, और मेरे बच्चे ट्यूशन नहीं जाते, मैं घर में ही उनकी स्टडीज लेती हूँ। ओके। और फिर मेरा बेटा हॉकी खेलता है, उसके क्लासेस वो मैनेज कर लेता है, फिर बच्ची के जिम्नास्टिक है, से बहुत सारे पूरा शेड्यूल बिजी। रात को 10 बजे फिर सो जाना, स्ट्रेस मॉर्निंग के लिए टाइम ही 4:30। नहीं। यस यस। सही है। अभी सोनम ठाकुर के हिसाब से सक्सेस यानी क्या? सक्सेस, मेरे लिए सक्सेस ये है ना कि जब मेरी फैमिली मुझे बोलती है कि वी आर प्राउड ऑफ यू, जब मेरी बच्ची बोलती है कि मम्मा आप ये करते हो ना, मुझे भी ऐसे ही करना है,
मेरे बहुत सारे फ्रेंड सर्कल है, जैसे मेरे फ्रेंड्स है, वो हमेशा बोलते हैं अपनी वाइफ को कि ये मेरी फ्रेंड है, इससे सीखो, इसके जैसा बनना है। जैसे कोई आके बोलता है कि आप मेरी आपसे मैं बहुत इंस्पायर हो गई, और ऐसे हुआ है। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो अभी उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं ना कि हाउस वाइफ है तो सब खत्म हो गया, है ना। एक हाउस वाइफ बहुत सारी, एक लेडी बहुत सारी चीजें कर सकती है एक साथ। तो उन्हें भी ऐसे लगता है कि इनको देख के कुछ तो करना चाहिए। तो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने अपना यूट्यूब चैनल चालू किया है, कुकिंग का शो चालू किया है। तो वो ऐसे फ़ोन करके बोलते हैं ना, अरे आपके वजह से हमने चालू किया, आपको देख के हमने सीखा है। तो मुझे ऐसा लगता है यार, कहा तो सक्सेसफुल हो गई मैं तो मेरे लिए वही सक्सेस है। सही है। अभी देखो काफ़ी लोग आपको जानते हैं और काफ़ी लोग होंगे जो अभी आपको जानेंगे हमारे वीडियो के थ्रू। Yes. तो मैं चाहता हूँ कि जो ये वीडियो देखे तो उनको आपके तरफ से कोई ऐसा संदेश जो घर पे बैठ के उनको लग रहा है कि मैं कुछ नहीं कर पाई, या फिर मेरे अंदर करने के लिए बहुत सारा चीज़ था या फिर टैलेंट था, मैं नहीं मैनेज कर पाई या फिर नहीं कर पा रही हूँ, तो उसके लिए आप कोई संदेश, एक आखिरी सवाल है यह हमारा आपसे कि कोई ऐसा संदेश दे जिससे जो भी है वो उनको लगे कि हाँ ठीक है, अगर सोनम कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। मैं एक सबसे पहले एक बात बोलूँगी कि हमें ना बैठ के सिर्फ ये नहीं बोलना है कि मुझे ये करना था या मैं ये कर सकती हूँ। करना भी पड़ेगा ना, क्योंकि हम बैठे बैठे कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि बहुत सारे लेडीज़ को मैंने देखा है, पूरे दिन घर पे बैठ के बस गॉसिपिंग ही करते रहते हैं, बाकी कुछ नहीं करते। बस दूसरे को क्या चल रहा है वही वो सोचते रहते। तो राइट। मुझे यही ऐसे लगता है कि वो सब बातों में टाइम वेस्ट ना करे। और जैसे अभी मेरा बिजनेस है, तो मेरे 2-3 ग्रुप्स है जहाँ पे पूरे ऑल महाराष्ट्र से लेडीज़ है, जैसे सातारा, नागपुर, कोल्हापुर, जलगांव, यहाँ से जो मेरे साथ बिजनेस करते हैं रीसेलिंग का। ओके। तो अगर कोई घर, और वो सब लेडीज़ भी घर बैठे बैठे ही करते, तो अगर किसी को घर बैठे बैठे करना है तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते। और दूसरी चीज़ कि ऐसे नहीं कि यही बिजनेस करो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते। एक हाउसवाइफ होना इसका मतलब ये नहीं कि आपका फुल स्टॉप लग गया, या आप सपने नहीं देख सकते, या आप कुछ नहीं कर सकते। एक मैं भी तो एक हाउसवाइफ भी थी, लेकिन आज देखिए मैं हाउसवाइफ और अब मैं कहाँ पहुँच गई हूँ मेरा बिजनेस है, मैं ब्यूटी पेजेंट्स करती हूँ, मैं, मेरा पैशन है डांसिंग का, वो भी कंटिन्यू कर रही हूँ, प्लस मैं जजिंग को जाती हूँ। बस और क्या चाहिए लाइफ में। जब सोनम ठाकुर कर सकती तो सब कर सकते। कोई भी कैसे। तो सोनम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका टाइम देने के लिए। जाने से पहले लेकिन मैं चाहूँगा कि आप का जो बिजनेस है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, ताकि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं, समझो उनको भी अगर करना हो या फिर आपके साथ जुड़ के करना हो, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल शेयर कीजिए। अगर मैं सब लेडीज़ को बोलूँगी, अगर आप भी चाहते हैं कि आप घर बैठे बैठे कुछ करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर मुझसे जुड़िए। मेरे से जितना हो सकेगा मैं आपको हेल्प करूँगी। मेरे साथ अभी 50 to 60 लेडीज़ है जो रीसेलिंग का बिजनेस करते हैं। तो ये स्क्रीन पे मेरा नंबर दिखाया जाएगा, आप वो नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे ब्रांड का नाम है स्वस्तिक कलेक्शन, जहाँ पे आपको ऑनलाइन साड़ीज़, डिज़ाइनर ड्रेसेस, गिफ्टिंग आइटम्स, हर एक चीज़ घर बैठे बैठे मिल सकती है। आप अगर इंटरेस्टेड हो, अगर आपको सच में अगर कुछ लगता है कि आपको भी करना है, तो प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू। तो सोनम जी, बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी लोग आपसे जुड़ेंगे और वो भी अपना एक इनकम का स्ट्रीम जनरेट करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप टाइम देने के लिए, क्योंकि काफ़ी समय से हमारा डिस्कशन चल रहा था, लेकिन आपका स्केड्यूल इतना बिजी था तो हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। तो आपने आज समय दिया हमारे लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए, थैंक यू सो मच। और जब भी अगर आप वापस फिर से अगर हमको कोई मौका मिलता है आपके साथ बैठक में आने के लिए, तो मैं आपको बोलूँगा कि फिर से ज़रूर हम लोग आपको बुलाएंगे। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सचिन जी, आपके बैठक में आके मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक थैंक यू यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये थी आज की बैठक सोनम ठाकुर जी के साथ, जिनसे हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी और जानी, जिससे हमको ये भी समझ में आया, अगर आपका कोई सपना है और आपको अगर पूरा करना है और आपने शिद्दत से मेहनत किया, तो आप कोई भी सपना पूरा कर सकते हो। जैसे कि आपने देखा, एक छोटे शहर से अगर आप शुरुआत करते हो तो एक बड़े से बड़े सपना भी आप पूरा कर सकते हो। तो उसका आज लाइव एग्जांपल हमने देखा सोनम ठाकुर जी। ऐसे ही हर हफ्ते हमारे पास एक नए इंस्पायरिंग लोग आते हैं, नए स्टोरी के साथ, एक नए चेहरा, एक नए मेहमान के साथ हम आते हैं। तो अगले हफ्ते फिर हम मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।